वेस्ट दिल्ली के लड़के बहुत बढ़िया कर रहे हैं आगे। बादशाह भैया हो गए और हनी बाजी हो गए, ये सारे वेस्ट दिल्ली के ही हैं। वेस्ट दिल्ली में ऐसा क्या हो रहा है भाई? मम्मी दूध नहीं पिलाती, मम्मी अलग मेहनत अलग पता नहीं कुछ तो पैशन वैशन मिला के पिलाती हैं। फर्स्ट टाइम मैंने सुना जादूगर, भाई अपने ही गाना है भाई अपने मतलब तुम्हें तो हमारा ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए क्योंकि मेरी ब्रांड है जादूगर, दैट्स माय फैमिली बिजनेस। ओके, मेरे को थोड़ा हिप हॉप सीन के बारे में बताओ। इंडिया में हिप हॉप इंट्रोड्यूस ही बीफ कल्चर की वजह से हुआ। हिप हॉप इज नॉट ऑल अबाउट बीफ कल्चर। पूरा इंडिया चाहता है कि माफिया मुंडी वापस आए। आप ये सोचो, ये 5 नाम जो मैंने लिए हैं अभी, ये 5 नाम अगर मिलके काम करने लगता है, आज क्या 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 नहीं हो सकता। मतलब इंडिया का कितना नाम हो जाएगा। तो इनसे इंस्पिरेशन लेते हो, जैसे सिद्धू पाजी से इंस्पिरेशन लेते हो? ऑब्वियसली। क्या ऐसे कुछ सीखा है स्पेसिफिकली कि यार मतलब कैसे? मेरे को उनके बारे में जब पता चलता है कि वो सारी स्टोरी, जब वो आज का एपिसोड शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 86% लोग हमारे चैनल को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा चैनल बड़ा होगा, और जितना बड़ा हमारा चैनल होगा उतने ही बड़े गेस्ट हम लेके आ पाएंगे और उन लोगों से वो क्वेश्चंस पूछेंगे जो आप चाहते हैं हम उनसे पूछें। आज का हमारा एपिसोड है फिगरिंग आउट इंडिया के बारे में। आज हम एक ऐसे गेस्ट को लेके आए जो 19 साल के हैं, लेकिन उसने पूरे इंडिया में आग लगा दी है विथ हिज म्यूज़िक एंड वर्ड्स। तो हमने उनसे समझने की कोशिश करी है कि इंडिया में वायरल क्या होता है, इंडिया में सेलिब्रिटी बनते कैसे हैं, इंडिया में एक यंग इंसान कैसे अपने पैशन को फॉलो करके पैसे कमा सकता है, इंडिया में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो चलती है और इंडियन ऑडियंस के बारे में उन्हें क्या पता है कि उनके गाने इतने ज़्यादा चलते हैं। आज के हमारे गेस्ट हैं पैराडॉक्स एक रियलिटी टीवी शो पे गए, MTV हसल, एंड वहाँ पे उन्होंने बहुत लोगों का दिल जीत लिया। क्यों? क्या उसके पीछे साइंस था कि ये सिर्फ लक था? अगर ये लक भी था तो उन्होंने उसको साइंस बना के हर बार हर गाने के साथ ऐसा वो क्या करते हैं जिससे उन्हें इंडिया की ऑडियंस एक्सेप्ट करते जाती है। स्टेज पे कैसे जाया जाता है, बड़े बड़े लोगों से आसपास नेटवर्क कैसे किया जाता है, बड़े बड़े और जो रैपर्स हैं और आपसे जो बड़े लोग हैं आपकी इंडस्ट्री में, उनसे कनेक्ट करके, उनसे सीख के, उन्हीं के साथ कोलैबोरेट करके और बड़े गाने कैसे बनाए जाते हैं। हमने आज के एपिसोड में बहुत सारी चीज़ें सीखी है। तो ये आज का एपिसोड सिर्फ म्यूज़िक के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि इंडिया क्या सुनता है, क्या पसंद करता है, क्या शेयर करता है, और इंडिया में हर एक इंसान अपना पैशन फॉलो करके एक बड़े स्टेज तक कैसे पहुंच सकता है। एंड अगर आपको लगता है कि एपिसोड बहुत लंबा है तो आप हमें जाके राजशमानी क्लिप्स और राजशमानी शॉर्ट्स चैनल जो हमारा है उस पर जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे हम बहुत छोटे टाइम में छोटी छोटी क्लिप्स के थ्रू आपको एक बेटर लीडर बनाने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ एंजॉय टुडेज एपिसोड। तुम हिप हॉप वर्ल्ड में कब से घुसे? नहीं, बेसिकली 2018 में, मतलब आई वॉज 14, तो मेरे को हिप हॉप टर्म के बारे में पता चला था। मतलब रैप तो सुनते ही थे हम पहले, और मतलब रैप सुनना, सारी चीज़ें करना, इट वाज ओके, पर हिप हॉप टर्म के बारे में मेरे को नहीं पता था। पर मेरे को समाओ मैंने सुना कहीं से कि हिप हॉप, और उससे पहले मेरे को लगता था हिप हॉप डांस फॉर्म है कि लोग डांस करते हैं इसमें, मतलब अलग टाइप का, क्रेजी टाइप का। इंडिया में DID नहीं हिप हॉप लेके आया था। हाँ, तो वो लोग अपना जब DID आता था तो वो लोग न्यूज़ मतलब ऐसे करते थे इंटरव्यूज में कि तुम बताओ हिप हॉप क्या होता है, तो कह रहे हिप को हॉप कर रहे हैं, तो ये वो हिप हॉप डांस हो गया। तो मतलब फिर हिप हॉप टर्म के बारे में मैंने सर्च करा, मतलब गूगल पे ही, तो फिर थोड़ा और डिग करते मतलब आई वांटेड टू नो मोर अबाउट इट, और मेरे को इंटरेस्टिंग लगने लगा। और फिर फर्स्ट टाइम गाना कब लिखा? फर्स्ट टाइम गाना मतलब तभी लिखा था मैंने 14 पे। हाँ, 14 पे ही लिखा था। और मतलब उसकी स्टोरी थोड़ी सी ऐसी है कि मतलब मैं पहले थोड़ी हल्की फुल्की ना पोएम्स लिखने की आदत थी। मेरी हिंदी वाली टीचर बहुत अच्छी थी, तो उन्होंने काफ़ी इनकरेज कराया है कि मतलब तू लिख सकता है। पर 9th क्लास में मैं ट्यूशन में था, और मतलब ट्यूशन में एक लड़की थी, और ऐसा होता है ना उस टाइम पे, मतलब 9th में 10th में, कि आपको मतलब वो थोड़ा किडिश सा होता है कि आपको पता चल रहा है इन सब चीज़ों के बारे में, लव रिलेशनशिप ये सब पता चल रहा है, तो आप चाहते हो कि एक्सप्लोर करना, वो बच्चा दिमाग तो होता ही है। तो मेरे साथ के दोस्त यार जो थे, तो वो ऐसे थे कि मतलब तेरा मतलब तुम्हारा ऐसे कुछ चल रहा है क्या, वो ऐसे, तो वो काफ़ी पोक करते थे, और मेरा मतलब ऐसे कुछ था नहीं, बट उनके पोक करने की वजह से ना मेरे को ऐसे लगने लग गया, हाँ शायद मेरे को है कुछ, तो मेरे को इस लड़की के लिए कुछ तो है।
तो फिर मैंने सोचा कि वो लोग मेरे को मतलब थोड़ा ना पोक करने लगे कि तू प्रपोज कर, ये कर वो कर। तो अब मेरे को ऐसे था कि प्रपोज करना है, थोड़ा कुछ यूनिक वे देखते हैं। तो उस टाइम हिप हॉप काफ़ी चल रहा था दिमाग में, तो आई थॉट ऑफ राइटिंग रैप, कि मैं रैप लिख देता हूँ, रैप लिख के बोल दूंगा कि ऐसे ऐसे रैप लिख के प्रपोज कर दूंगा। तो मैंने लिखा। क्या लिखा, कुछ याद है? मतलब हल्का ऐसी बहुत ही क्लीशे सा लिखा था कि बता दे भाई, 2-3 लाइन। तुम मुझे भी लगती है प्यारी, यू वर लुकिंग हॉट व्हेन यू वोर दैट साड़ी, ऐसे करके कुछ लिखा था मैंने कुछ। तो मेरे को अच्छे से याद नहीं है। तो मैंने सुनाया तो उसने तो मना कर दिया पर मेरे को ये पता चल गया कि मैं लिख सकता हूँ। हाँ। एक फनी चीज़ है कि मैंने कभी बताया नहीं है ये, पर 9th क्लास में था, मुझे भी रैपर बनना था। अच्छा। क्योंकि मेरे लिए रैप वर्ल्ड था, लिंकिन पार्क बैंड में एक बंदा था जो गाना गाता था, चेस्टर। हाँ राइट। तो ये करना है भाई, ऐसे करना है। राइट। तो मैंने भी स्टार्ट कैसे किया था, मैं बहुत टेरेबल रैप, मतलब मेरे से ना लिखते बनता है। हाँ। तो बहुत ही बकवास लिखता पर मैं भी उस टाइम पे जो अच्छी लगती थी लड़की कोई भी स्कूल में, उनको मैं बढ़िया रैप लिख के मैं भी बनाने की कोशिश करता था। और मैं पता है रैप कैसे करता था, मेरे लिए राइमिंग वर्ड्स होते थे। हाँ। तो एक वेबसाइट है rhymingzone.com। अच्छा, वो तब से है? हाँ, बहुत टाइम पहले से, मतलब मेरे स्कूल टाइम से। राइमिंग जोन। ठीक है, तो उस पर अगर ऐसे वर्ड डाल दो, हाँ, तो उसके राइम्स आ जाते हैं, बहुत सारे राइम्स आ जाते हैं। ये तो आई नो। तो बढ़िया मैं एक वर्ड डाल देता था, कुछ भी, जो भी लड़की वो रिप्लाई कर दी थी। मान लो उसने लड़कियां बोलती है कि हे आई एम अवेक, तो बस मैं अवेक के ऊपर बैक टू बैक ढूंढ लूंगा और उसके ऊपर ही 4 लाइन लिख के भेज देता था। मैंने बहुत बकवास करी। आई डोंट नो उस टाइम पे बात कैसे करती थी लड़कियां, मुझे रिप्लाई क्यों करती थी। अभी अगर कर दूंगा तो हंसेंगी सब मुझ पे। सो दैट्स हाउ आई थिंक ये तेरी और मेरी कहानी नहीं है, ये बहुत लोग करते होंगे। हाँ, ये बहुत बच्चे करते होंगे स्टार्टिंग में। नहीं, कभी रैप मतलब राइम्स का तो मेरे को मालूम है कि ये तो चलो वैसे हो गई कि अपनी मतलब सीधी सादी बातें हो गई। पर मेरे को याद है 9th-10th में कि और मेरे साथ के वो मतलब ऐसी कलाकार बालक हुआ करते थे, बैक बेंचर वगैरह, तो वो बनाना कि चीटी चढ़ी पहाड़ पर अंधेरा हो गया, ऐसे करके अलग अलग टाइप के बनाते हैं ना। तो राइम तो बहुत बनाते हैं तो बच्चे तो सारे करते ही हैं। सबसे खतरनाक राइम कौन सी बनाई तुमने बचपन में तुम्हारे दोस्तों ने? यार मैं बोल नहीं सकता वो कैमरा पे ना। बता दो, हम काट देंगे अगर इतनी बेकार हुई, तुम्हें को जानने के लिए। नहीं यार, वो मतलब उस टाइम पे ऐसे होता था ना, नई गाली सीखते थे बच्चे। अच्छा। तो प्रॉपर उसको गाली बना के राइम कर दिया। आपको भी याद होगी, कोई अपने स्कूल टाइम में करते ही है। हाँ, सब बहुत टाइम पास करते हैं। मेरे स्कूल में तो इसके ऊपर, तो मेरे स्कूल में ना जो भी अगर मतलब किसी ने कोई गलती कर दी तो उसको गड्ढा बुलाते थे। अच्छा, क्यों? तो गड्ढा है। हमारे स्कूल में रूपा बुलाते थे। अच्छा। क्योंकि कहते थे कि मतलब रूपा चादर मोद है, मतलब उसको प्रॉपर ऐसे बोलते थे कि, और रूपा कोई इमेजिनरी गर्ल थी। हाँ। तो बेसिकली वो गाली बना दी थी हमने कि रूपा, कि अब रूपा बोल सकते हैं टीचर्स के आगे, सबके आगे, अबे पागल रूपा है क्या, ये जो भी अबे रूपा है क्या। अब टीचर सोच रहा है पता नहीं क्यों बोल रहा है, जो भी है। अब किसी को ऐसे नहीं, अबे चादर मोद है क्या, मतलब प्रॉपर गाली नहीं दे के बोल सकते ना। चादर मोद मतलब क्या होता है? चादर मोद नहीं, मैं बेसिकली मतलब गाली को मतलब च की जगह म लगा के, माँ की जगह अच्छा लगा के यहाँ पे बोल रहा हूँ आपके लिए, कैमरा के ऊपर। मतलब प्रॉपर गाली देते थे। अच्छा। तो रूपा कौन है? तो रूपा, अच्छा, ओके। सही ना। नहीं, हम तो बता रहे थे जेन्युइन वे में गलती में गड्ढा बोलते थे। तो गड्ढा, जैसे अगर मान लो राज ने गलती करी तो गड्ढा राज, और गड्ढे राज के ऊपर रात शाम तक, सुबह से लेके शाम तक 4 लोग अपने अपने वर्जन की ये राइम बना के पूरे स्कूल में फैला देंगे। तो ऐसे वैसे चलता था। ओके, सो दैट इज, तो चलो स्कूल टाइम। एंड देन फिर ये कैसे हो गया हिप हॉप मतलब हसल में, मतलब कैसे तुम्हारी एंट्री हुई, क्या हुआ? तो मतलब 16 एज तक, मतलब 2 साल, जब मतलब 14 साल से चालू करा मैंने, तो 16 एज तक आते आते काफ़ी कुछ मैंने एक्सप्लोर कर लिया था। काफ़ी कुछ मतलब एक तरीके से कह दूं कि लेवल अप हो गया था मेरा, कि हिप हॉप के बारे में, रैप के बारे में, एज एन आर्टिस्ट। ओके। मतलब एज अ फैन तो मैं बहुत कुछ पता चली गया था उस टाइम पे, क्योंकि एंथुसियास्टिक किड था मैं, और अभी भी हूँ ही। तो ये था कि मतलब वहाँ से ये हो गया था कि जब तक मैं 16 साल का हुआ था तब तक मैं गाने डाल रहा था। मतलब मैं वीडियोस इंटरनेट पे पुट आउट कर रहा था, और मेरे को
मतलब जो मेरे उधर के सीन के जो मतलब काफ़ी रिस्पेक्टेड रैपर्स हैं अंडरग्राउंड के, अपना शाउट आउट टू मतलब लिल गोलू भैया हो गए, रागा भैया हो गए, तो इन सब से मतलब मैं तभी मिल लिया था। और वो ऐसे होते थे कि तू इतना छोटा है, तू 16 साल का है, तू कैसे लिख रहा है सारी चीज़ें। तो उन्होंने काफ़ी गाइड भी कराया मेरे को कि ये सारी चीज़ें ऐसे होती हैं। तो मैंने हसल 1 देखा था, मैंने पूरा फॉलो करा था। कौन था फेवरेट हसल 1 में तुम्हारा? मतलब ऑब्वियसली सबके फेवरेट वैसे किंग भी यही थे, तो किंग भी यही थे वैसे भी फेवरेट। और मतलब बाकी सारे आर्टिस्ट को भी रिस्पेक्ट, मतलब प्रॉपर मैं देखता था, मैं हसल का फ़ैन था। मतलब ऐसे कोई मेरे को बायसनेस नहीं थी किसी आर्टिस्ट के फॉर्मेट के फैन। हाँ, मतलब प्रॉपर मेरे को मतलब अच्छा लगता था। मैं वेट करता था कि कौन बढ़िया गाना दे रहा है ऐसे करके। काफ़ी MC बेला भैया के भी गाने सुने हैं काफ़ी सारे। हाँ, तो वो दोनों बढ़िया लगते थे। MC बेला का एक गाना आई रिमेम्बर था, चल कोई बात नहीं। हाँ, भाई क्या मेरा इतना जम गया था वो गाना। आई थिंक मैं हसल मैंने स्टार्ट किया देखना, चल कोई बात नहीं कहीं पे देखा था, कहीं पे क्लिप देखी थी। हाँ, उसके बाद मैंने हसल देखना स्टार्ट किया। अच्छा। और फिर किंग डिस्कवर किया, और किंग का मोमेंट है तो मुझे इतना प्यार हो गया कि भाई ये गाना है। मोमेंट ऐसा लगा कि हर लड़के के लिए लिखा है किंग ने। हाँ, तो मतलब वही मेरे को ये पता था शुरू से कि समाओ कि किंग भैया, MC बेला भाई और अपना EPR भैया, ये तीनों तो जाएंगे ही जाएंगे अपने फाइनल्स में। ये वाला सीन था कि ऐसे इतना। और मेरे को हसल के बारे में पता चला था, मेरे को ऑडिशंस के बारे में भी पता चल गया था। ओके। एंड आई ट्राइड टू हसल 1 में ही? हसल 1 में आई ट्राइड कि मतलब मैं ट्राई करता हूँ कि हो सकता है। तो बट वहाँ पे ये सीन फंस गया था कि एज का इशू हो गया था कि मैं 16 साल का था, और जो एज लिमिट थी वो 18 अबव थी। और 18 अबव भी नहीं, मतलब आप नोटिस करोगे सिर्फ आई गेस 1 या 2 जने थे जो 19 साल के थे। एक फिराक भी 19 साल के थे, और एक और बस शायद कोई था 19 साल का। बाकी सारे 21 अबव थे। तो उस टाइम पे एज लिमिट 21 अबव थी। तो ये सीन था। तो मैं मतलब चांस ही नहीं बनता था कि 16 साल का बच्चा कहाँ से ही आता उस शो पे। तो मैं फॉलो तब से कर रहा था। फिर आई वेटेड फॉर कि मतलब आएगा तो मैं दूंगा। मतलब मेरे को ये था कि अगले साल भी 17 का ही हूँ, तब भी नहीं होना है वो। पर समाओ मतलब अच्छी बात तो नहीं है, कोविड हुआ, पर उससे थोड़ा टाइम स्किप हुआ। तो हसल 2 3 साल बाद आया हसल 1 के। तो तब तक अब मैं 19 का था, और अपना ऑडिशंस देखे तो मैंने कहा ये मतलब अपॉर्चुनिटी तो नहीं मिस करनी। तो मैंने ऑडिशंस दिए, मैंने सबमिट करे अपने ऑनलाइन प्रॉपर फॉर्मेलिटी के साथ। तो आई रिमेंबर कि मेरे पास कॉल आई थी असल से। ओके। ठीक है, और वो कॉल आई थी किसी कनेक्ट के थ्रू। बेसिकली कनेक्ट एज इन कि ऐसा हुआ कि वो हर रैपर से जो बात कर रहे थे, तो उनसे 2-3 और फेलो आर्टिस्ट के मतलब कॉन्टैक्ट्स मान रहे थे कि आपके साथ के और जो भी भाई लोग हैं उनके भी आप नंबर दो, हम उनसे भी बात करते हैं जो हसल में इंटरेस्टेड हैं, जो आना चाहते हैं। तो एक भैया थे, बॉबी नाम है उनका। तो वो हमारे मतलब उधर के हम सारे वेस्ट दिल्ली के हैं। तो वेस्ट दिल्ली के लड़के बहुत बढ़िया कर रहे हैं आगे अभी तक, जो पहले से रहे हैं वो लोग भी। अपना बादशाह भैया हो गए, और हनी बाजी हो गए, ये सारे वेस्ट दिल्ली के ही हैं। तो वेस्ट दिल्ली में ऐसा क्या हो रहा है भाई? सारा टैलेंट उधर ही भरा हुआ है। तो वेस्ट दिल्ली से ही हैं बॉबी भी अभी। तो उनके पास आया था, तो उन्होंने मेरा दिया था मतलब नंबर कि आप मतलब ये करना चाहता है ऐसे करके। तो आया मेरे पास, फिर मैंने बोला हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, मेरे को करना है। तो उन्होंने फिर टॉपिक्स भेजे। फिर टॉपिक्स पे मैंने उसी दिन मतलब उन्होंने कुछ 6-7 टॉपिक भेजे थे। एंड मतलब देवर लाइक की पैपी कमर्शियल और कुछ ऐसे ऐसे करके ही थे। और उन्होंने बोला था कि मतलब इन पे आपको रैप बना के भेजना है। तो किसी एक पे भेजना था। तो मैंने रात में मैंने 3 नए लिख के मैंने 3 रिकॉर्ड करके भेज दिए थे, शूट करके भेज दिए थे उन्हें। तो मतलब वो थोड़ा सा इंप्रेस हो गए कि अच्छा 3 रैप आए हैं। फिर वो थोड़ा और स्किल चेक करने के लिए मेरे पास सीधा कॉल आई। मेरे पास कॉल आई थी आदित्य पुष्करना सर की। तो आदित्य पुष्करना सर वो हैं जो मतलब बेसिकली बैकबोन रहे हैं दोनों असल की। कैसे? क्योंकि सारा म्यूज़िक का जो संभालते थे, तो बेसिक मेन म्यूज़िक प्रोड्यूसर आदित्य पुष्करना सर थे। ओके। तो उन्होंने मेरे को कॉल करा था, मेरे को कुछ नहीं मालूम था उनके बारे में तब तक। उन्होंने कॉल करा और कहते कि तेरे को एक सिचुएशन दे रहा हूँ, इस सिचुएशन पर रैप लिख के भेज मेरे को। मतलब मेरा वो अगला राउंड था बेसिकली, कि वो वाला राउंड पास हो गया था कि जो मैंने अपनी 3 वीडियोस भेजी थी। फिर अगला राउंड था कि और स्किल टेस्ट करने के लिए कि तेरे को सिचुएशन दे रहा हूँ, ये सिचुएशन पर रैप बनाना है। तो उन्होंने कहा कि तू एक नॉर्मल लड़का है, ठीक है, जो अपने पापा से पैसे मांग रहा है, ठीक है, और पापा तेरे को पैसे नहीं दे रहे हैं,
मतलब तेरे को कुछ चाहिए और पापा तेरे को पैसे नहीं दे रहे हैं, तो तू पार्किंग लॉट में जाके मतलब किसी पार्किंग वगैरह वाली जगह में, तो वहाँ पे जाके काम करता है, वहाँ पे जाके काम करने लगा और वहाँ से तू पैसे कमा रहा है। मतलब उन्होंने सिर्फ इतना ब्रीफ करा था, ठीक है। तो मे बी देवर एक्सपेक्टिंग कि थोड़ी सी ऐसी स्टोरी आएगी, कि थोड़ी हार्ड वर्किंग स्टोरी आएगी, कि बंदा मेहनत करने लग गया, कि पापा ने पैसे नहीं दिए तो अब मैं खुद के दम पे कमाऊँगा, ये वो करके। पर पता नहीं क्या हुआ उस टाइम पे, मतलब थोड़ा सा चटकी दिमाग चला मेरा, तो मैंने उसको पूरा, मतलब मैंने बीटी हो गई वो लिखा था। तो बीटी हो गई की जो स्टोरी है कि हेलो पापा 5 के कर दो UPI, और उसको पूरा कॉमिकल बना दिया मैंने, कि मतलब पूरी स्टोरी, मतलब स्टोरी टेलिंग करके आगे ऐड करके कि लड़की भी आ रही है, सारी चीज़ें ऐड करके, तो अपना फ्लेवर डाल दिया बेसिकली। तो वो सारे बहुत इंप्रेस हो गए कि वो उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं करा था कि ऐसे कुछ इतना, मतलब इतना फनी सा कॉमिकल और क्रिएटिव थोड़ा सा रैप आएगा ऐसे करके। तो मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि उन्होंने इतनी तारीफ़ करी थी उस चीज़ की पूरी, मतलब जो भी कास्टिंग टीम थी, जितने भी लोग थे, बहुत तारीफ़ करी उन्होंने। और मतलब दिल्ली में ऑडिशंस हुए थे, जो लाइव ऑडिशंस होते हैं, जो बंदे जाके देते हैं ऑडिशन। तो उसमें मेरे को याद है, मेरे को सीधा लेवल 2 राउंड में भेजा था, कि मतलब मेरे को लेवल 1 में जाना ही नहीं था। तो कहीं ना कहीं देवर श्योर ऑफ मी कि हाँ ये तो आ ही रहा है। सारे काफ़ी स्वीट लोग मिले हसल 2 पे ना, मतलब पता नहीं कैसे ऐसा हुआ कि हर बंदा जो भी मिल रहा है सब बहुत पॉजिटिव है और बहुत अच्छा है। मतलब जैसे लोग बोलते हैं टीवी ख़राब होता है, ये वो पॉलिटिक्स चलती है, सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड होता है, ये होता है वो होता है, वैसा मेरे को तो कुछ फील नहीं हुआ। मेरा पहले एक्सपीरियंस था, हाँ, कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ। तो मेरे को 3 बातें इसमें से बताओ और फिर अपन दूसरे इसमें जाएंगे। हाँ, शुरू से अपन ने बड़ा, पहले तो ये बताओ बीटी हो गई कि फेवरेट 2 लाइन्स कौन थी वो बताओ। बीटी हो गई फेवरेट 2 लाइन्स है कि हेलो पापा, फिर उसके बाद 5 के कर दो, मतलब हेलो पापा 5 के कर दो UPI इज़ 1 लाइन। और सेकेंड लाइन फेवरेट है, जो सबकी फेवरेट है, कि अबे यार बीटी हो गई। तो ये दोनों फेवरेट इसलिए है क्योंकि शोज़ पे मेरे को ये गानी नहीं पड़ती। हाँ, लोग गाते हैं। एंड देन सेकंड था कि ये तीन रैपर्स के नाम ली तुमने स्टार्टिंग में हसल 1 से। हाँ, किंग, EPR एंड बेला, MG बेला। हाँ जी, ठीक है। तीनों में से तीनों की एक चीज़ बताओ जो तुम्हें बहुत अच्छी लगती है। बहुत अच्छी लगती है। हाँ, लाइक व्हाई डू यू थिंक कि ये तीनों क्यों चूज़ करें? मतलब बता रहे हो, हाँ, आई एम श्योर हो बहुत सारे डिजर्विंग है रैपर, इसका मतलब ये नहीं कि ये तीनों है। हाँ, इट्स जस्ट कि इन तीनों की एक कौन सी बात अच्छी लगती है, कि क्या है जो किंग में तुम्हें बहुत स्पेशल लगता है? तो मैं EPR भैया से चालू करता हूँ। तो EPR भैया की सबसे बढ़िया बात, जो मतलब मैं पर्सनली मैं मिला हूँ उनसे और वो सारी चीज़ें, मतलब तो वो काफ़ी ना, एक कैसे कहेंगे कि मैं समझदार टर्म नहीं यूज़ करना चाह रहा, मतलब वाइस टर्म नहीं यूज़ करना चाह रहा। मतलब विजडम का मतलब क्या होता है? विजडम ही होता है, मतलब मेरे को नहीं आता। मतलब और क्या विजडम ही होता है। विजडम का हिंदी में क्या होता है भाई? तो विजडम इज व्हाट? मतलब ऐसे होता है ना कि आप ये चीज़ फील करते हो कि जब आपसे, मतलब कोई जब बुजुर्ग लोग होते हैं, मतलब मैं ओल्ड नहीं कह रहा हूँ उन्हें, हाँ बुजुर्ग लोग होते हैं, उनका एक ऑरा होता है, ठीक है, कि वो काफ़ी समझदार हैं, काफ़ी मतलब मैच्योर हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो वो ना हिप हॉप को लेके काफ़ी, मतलब वैसे वो हिप हॉप के अलावा बहुत चिल बंदे हैं और बहुत ऐसे मतलब फन लविंग बंदे हैं वो। पर जब हिप हॉप की बारी आती है, जब रैप की बारी आती है, सारे मतलब प्रॉपर एक डिसिप्लिन की बारी आती है, तो काफ़ी वो डिसिप्लिन्ड है और काफ़ी उन्हें बहुत नॉलेज है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है। और वो मतलब मैंने ये पर्सनली एक्सपीरियंस करा कि मैं उनके स्क्वाड में नहीं था, बट वो हमेशा से रेडी रहे हैं कि अगर कोई दिक्कत है, अगर कोई भी सजेशन चाहिए, तो वो ओपन रहते थे कि आप कोई भी आके आप उनसे पूछ सकता है, और वो खुशी खुशी बताते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। मतलब वो हिप हॉप के लिए जीते हैं, तो उनसे ना वो चीज़, वो पैशन और वो लव और वो डिसिप्लिन सीखने को मिलता है बेसिकली। ये बहुत अच्छा लगता है मेरे को उनमें। और बेला भाई को मैं मतलब इतना मिला नहीं हूँ और मैं इतना पर्सनली नहीं जानता, बट मेरे को स्किल्स काफ़ी अच्छी लगती हैं कि भाई जैसे धीरे धीरे जैसे करके जो भी इम्प्रूव कर रहे हैं, अभी बहुत अच्छे बढ़िया गाने निकाल रहे हैं, तो वो चीज़ अच्छी लगती है, सही है। और बाकी किंग भैया तो मतलब ऐसे हो गया कि वो मिट्टी वाला सीन हो गया ना, सेम मिट्टी से ही हैं दोनों, तो क्या गिनाऊँ, बढ़िया ही है सब कुछ। हाँ, तो इस सबसे बढ़िया बात क्या लगती है किंग? सबसे बढ़िया बात किंग भैया की लगती है कि मेरे को कहीं ना जो उनकी स्ट्रगल जर्नी रही है, उनकी जो मतलब कैसे उन्होंने स्टार्ट करने के बाद कैसे कैसे मेहनत करी, कैसे कैसे वो डेडिकेटेड रहे, और कैसे आज उन्हें सारा रिजल्ट मिल रहा है। तो ये जो पूरी जर्नी रही है कि वो मतलब स्टिक टू देयर पैशन, कि वो मेहनत कर रहे हैं, दैट हार्ड वर्क थिंग,
वो काफ़ी इंस्पायर करती है और वो काफ़ी सिमिलर लगती है मेरे को मेरे में भी, मतलब मेरे और उनमें, कि मतलब हम लोग जैसे प्रॉपर डेडिकेशन के साथ लगे रहते हैं और मेहनत करते हैं कि हमें पता है हम कहाँ से आए हैं, हम किस बैकग्राउंड से आए हैं, और उसी चीज़ से जुड़े रह के जो वो कर रहे हैं काफ़ी बड़े लेवल पे कर रहे हैं, तो उसका काफ़ी मैसिव रिस्पेक्ट है मेरे को दिल में, और मेरे को काफ़ी इंस्पायर करता है। और मतलब और मेरे सेट पे बेस्ट फ्रेंड वही होते थे कि ऐसे हम जैसी कट हुआ है, कोई बीच का मौका मिला है तो घूम जाते थे और हम बातें करते रहते थे, और इसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं अपन, मतलब दिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं, थोड़े म्यूचुअल्स हैं हमारे उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो काफ़ी उन्होंने मेरे को चिल आउट रखा है कि मैं मेरे को नर्वस नहीं होने दिया, तो काफ़ी मतलब मेरे को अच्छा लगता है। अपनापन बना के अपनापन, यस। हाँ, मुझे बेस्ट बात लगती है किंग में, सो मैं एंड किंग, लाइक मी एंड किंग, हमने बहुत क्लोजली वर्क किया है ऑब्वियसली, हमारा प्रोडक्ट कांग्रेचुलेशन ऑन ब्लैंको भाई। हाँ, तो थैंक यू सो मच। इसमें तो हमने काफ़ी क्लोज काम किया है। तो मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ, ठीक है। तो मैं बैठा हूँ और मैं बता रहा हूँ कि यार देखो ये ऐसे डेटा के हिसाब से ये होगा, यहाँ पे अपन ऐसा कर सकते हैं, वहाँ पे ऐसा कर रहा हूँ। मैं प्रॉपर एक रिसर्च पेपर लेके कि जो मैं, बिकॉज आई एम फ्रॉम दैट बिजनेस बैकग्राउंड, तो मैं एक एक चीज़ देख रहा हूँ कि यार अमेजोन पे ये होता है, अपनी वेबसाइट पे ये होता है, यहाँ पे ये गैप है, इस प्रोडक्ट कितनी प्राइस पे ये हो सकता है। अंत के यार वो सब छोड़, ये बता अपनी वाइब कैसे दे लोगों। हाँ, मतलब सब खत्म हो गया। और वो बंदे को बस ये है कि यार मेरी जो कम्युनिटी है ना, जो मेरे जो लोग हैं, उनको मैं बस अपनी वाइब देना चाहता हूँ। मैं अपने गानों के थ्रू, अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू, अपने नेचर के थ्रू, मैं हर किसी को कॉन्फिडेंस देना चाहता हूँ। मैं हर किसी को एक है ना अपनी आई फील किंग वाला जो वाइब है ना, हाँ, वो वाइब फैलाना चाहता हूँ। वो रियलनेस हो गई ना भाई, बहुत रियल है भाई बंदा, मतलब उसको कुछ नहीं पड़ी बाकी चीज़ों की। ये बताओ कैसे करें। एंड इतना डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन, मुझे लगा कि यार ये मतलब प्रोडक्ट में कैसे डालोगे तुम। पर आई थिंक वो इतना गाइडिंग थॉट बन गया कि मैं अब हर प्रोडक्ट के लिए वो सोचता हूँ। नहीं, वही है कि ये सारी चीज़ें हैं, और मतलब यही उनकी यूएसपी है जो मतलब इस मुकाम पे उन्हें आज लेके जा रही है, कि मतलब ही स्टिक टू हिज रूट्स, और वहीं से जुड़े हुए हैं, मिट्टी से जुड़े हुए हैं, और प्रॉपर रियल, जितना वो रियल रह सकते हैं वो रहते हैं। ओके, और तीसरी बात थी जो मुझे हाईलाइट लगी थी, दैट इज़ कि वेस्ट दिल्ली के लड़कों में ऐसा क्या है, ये बताओ। ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि बादशाह भाई वहाँ से, हनी पाजी वहाँ से, तुम वहाँ से, और कौन है? काफ़ी सारे लोग हैं अपना। और वेस्ट दिल्ली छोड़ो, मैं सिर्फ अगर पूरी दिल्ली की भी बात करूं तो आप जितने भी आप मतलब मोस्टली पूरा माफिया मुंडी दिल्ली से था, ठीक है। किंग भाई दिल्ली से हैं, मैं दिल्ली से हूँ, ठीक है। अपना स्क्वायर भाई दिल्ली एनसीआर से हैं, मतलब वो अपना फरीदाबाद हो गया, पर फरीदाबाद भी दिल्ली एनसीआर में आता है। तो ये पूरा जो ये रीजन है ना, एनसीआर रीजन, तो इसमें कूट कूट के टैलेंट भरा हुआ है कि मम्मी दूध नहीं पिलाती, मम्मी अलग मेहनत, अलग पता नहीं कुछ तो पैशन वैशन मिला के पिलाती हैं, बच्चे मिट्टी, मतलब वो जो पता नहीं कुछ अलग ही है वहाँ की मिट्टी में ना, कि सब उन्हें पता बेसिकली ना क्या होता है कि ना सारी चीज़ें ये होता है कि आपके एथिक्स जो आपकी और आपकी परवरिश, तो वहाँ पे परवरिश ही इस तरीके से होती है कि शुरू से ही आप बहुत छोटे हो ना, आपको बहुत छोटे से आपको बता दिया जाता है कि मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्टली काफ़ी सारी चीज़ों में आपको संस्कार दिए जाते हैं। संस्कार के साथ साथ आपको बोल्ड होना सिखाया जाता है, और बोल्ड के साथ साथ आप अब वहाँ के अब नॉर्थ साइड के आप मिडिल क्लास फैमिली में अगर आप हो, ठीक है, एनसीआर के अगर मिडिल क्लास फैमिली से आप हो, तो आपको पता है कि आपके पापा कितनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, कि छोटी छोटी हर एक रोटी के लिए, ठीक है। आपको रियलाइज़ हो जाता है, ठीक है, आपको ये रियलाइज़ हो जाता है कि मतलब मेहनत करनी ज़रूरी है, और ये सारी चीज़ें मतलब आपको लाइफ की इम्पोर्टेंस ना, कि मतलब लाइफ में आगे क्या करना है वो जल्दी पता चल जाता है। और पर अपनी और सबसे ज़्यादा खुराफात भी वहीं से ही होते हैं। तो मतलब वो परफेक्ट मिक्सचर है। कि बंदा मेहनती भी है, बंदा पैशनेट भी है, पर बंदा फिर किसी बंदे की फटती भी नहीं है किसी से, ये वाली चीज़ है। तो वो डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है फिर। तो फैमिली क्या ने बताओ, फैमिली ने मतलब सपोर्ट किया? हाँ, मतलब बोला नहीं क्या ये क्या कर रहा है ये सब? नहीं, ऐसा तो नहीं है था कि बिल्कुल भी कि उन्होंने ऐसे नेगलेक्ट करा कि क्या कर रहा है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। पर मेरा ये सीन रहा है फैमिली के साथ कि मैंने अपनी फैमिली को भी मेंटली इवॉल्व होते हुए देखा है। कि मतलब
मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ, जो मैंने मतलब सोचा था शुरू से कि मेरे को ये चेंजेस लाने हैं, तो मैं उस पर स्टक रहा। वो कहीं ना कहीं इनसिक्योर रहते थे। अब मैं मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, तो उनको आप मिडिल क्लास फैमिली में इंडिया में यही देखोगे, आपकी पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़ लिख ले, एक सिक्योर्ड जॉब पकड़ ले और अपना अच्छे से घर बार चलाए। Exactly. तो वो इनसिक्योरिटी तो रहती है कि बच्चा अगर इधर उधर कर रहा है तो डर लगता है पेरेंट्स को, और वो गलत नहीं है उस चीज़ में, उनका एक्सपीरियंस ही वैसा रहा है कि अब मेरे पापा ने, अब क्या सीन है, मेरा थोड़ा बैकग्राउंड ऐसे रहा है कि मेरे दादा दादी जो थे, ठीक है, तो वो जहाँ मैं बड़ा हुआ हूँ, मैं बॉर्न एंड बॉट अप इन दिल्ली ओनली, और मैं नजफगढ़ से हूँ। तो नजफगढ़ में गोपाल नगर जहाँ पे हम रहते थे, वहाँ पे सब खेत हर जगह सिर्फ खेत ही खेत था। नजफगढ़ पूरा खेत था, इतना कुछ ज़्यादा सिविलाइज नहीं, घर बार नहीं होते थे। तो वहाँ पे गोपाल नगर में पहली झोपड़ी मेरे दादाजी ने डाली थी। तो प्रॉपर जो हट होता है, तो उन्होंने खुद बना के वो वहाँ पे डाला था। और दादी एंड माय फादर और मेरे पापा के कुछ सिबलिंग्स एक दो, तो दे यूज्ड टू वर्क इन, मतलब लोगों के घर में जाके काम करते थे। कि मतलब दादी, मतलब ऐसे हो गया कि यहाँ लोगों के घर में जाके बाकी जो भी हाउस होल्ड वर्क्स होते हैं तो वो करते थे फॉर लिविंग। तो मेरे पापा ने वहाँ से मेहनत करके, मतलब वो मेरी जीन्स में इसलिए है, मतलब वो जीन्स में ही है कि पापा ने वहाँ से सोचा था कि यार ये जो सिचुएशन है घर की, ये ठीक करनी है। तो पापा ने सेम जगह पे जहाँ दादू ने झोपड़ी डाली हुई थी, वो सेम ज़मीन खरीदी। जब वो बड़े हुए, सेम ज़मीन खरीदी, घर बनाया वहाँ पे। जब उन्होंने ये लेवल अप करा तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मेरे को भी ये लेवल अप करना है। और जब वो ज़िद्दी रहे हैं अपने बचपन में, तो मैं भी ज़िद्दी रहा हूँ। तो अब मेरे को जो वेज दिखते हैं, जो मेरे को लगा कि मेरे को ऐसे ये करना है, तो मैं पहले टेबल टेनिस खेलता था। अच्छा। तो मैंने 6 साल टेबल टेनिस खेला है, मैंने नेशनल्स खेले हैं प्रॉपर। क्या बात कर। हाँ, प्रॉपर नेशनल्स खेले हैं, और मेरे को टेबल टेनिस प्लेयर बनना था, मेरे को इंडिया रिप्रेजेंट करना था बेसिकली। तो मैंने खेला, मतलब 6 साल, 6, 7, 8, 9, 10th ये मैंने खेला। 11th भी गया ही था मैं, पर अपना कोविड वगैरह आ गया था और सारी चीज़ें थी। तो 10th क्लास में बोर्ड्स की वजह से पापा ने टेबल टेनिस छुड़वा दिया था कि बोर्ड्स आ रहे हैं, पढ़ो, पढ़ाई प्रायोरिटी है, मैं आपको खेलने नहीं दे सकता, क्योंकि मतलब बोर्ड्स ज़रूरी हैं, बोर्ड्स में मार्क्स नहीं आएंगे तो कैसे स्ट्रीम मिलेगी जो आपको चाहिए। और मतलब उनका ये कभी प्रेशर नहीं रहा है कि साइंस लेके डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। उनका ये रहा है कि पढ़ाई करो, पढ़ाई करके सिक्योर्ड जॉब लो अपने मन से। तो मतलब वहाँ पे मेरे को टेबल टेनिस छोड़ना पड़ा। और फिर उसके बाद मतलब म्यूज़िक तो मैं साइड बाय साइड अपना करता ही था, मतलब एक हॉबी था म्यूज़िक। कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि इसमें अपना करियर बनाऊँगा, पर करते करते वो सारी चीज़ें हुई। तो फिर जब उन्होंने रिजल्ट्स देखे ना कि मतलब मैं पढ़ाई में अच्छा था, ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था, नहीं तो पेरेंट्स का ये होता कि चलो पढ़ाई में नहीं है तो ये तो कर रहा है, एटलीस्ट ये कर ले। पर उनको दिखता था कि पढ़ाई अच्छा कर रहा है तो तू पढ़ाई ही कर। ये वाली चीज़ थी कि तू पढ़ाई अच्छा करता है, तू कर सकता है बढ़िया पढ़ाई में, तो पढ़ाई करो और बढ़िया अपनी सिक्योर्ड जॉब लो। और मतलब वो यही चाह रहे, बेसिकली यही मेरी अच्छाई के लिए तो चाहते हैं ना कि मैं एक सेटल हो जाऊँ प्रॉपर एक तरीके से, जो भी आने वाले फ्यूचर में, ठीक है। तो और मेरे को थोड़ी चुल रहती थी कि मेरे को जल्दी करना है, क्योंकि मैंने अपनी घर की सिचुएशंस देखी थी कि ऐसा भी टाइम रहा है कि ज़ीरो इनकम रही है, कि स्टार्टिंग मतलब पापा ने जो स्टार्टिंग में मेहनत करी है वो बढ़िया रहा है कि मैं मेरा जितना भी बचपन गया है वो बहुत अच्छा गया है, कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। मिडिल क्लास फैमिली में रहते हुए भी कभी कमी नहीं होने दी पापा ने। पर पापा की हेल्थ ख़राब होने लग गई थी जब मैं 16 साल का था। तो पापा को थोड़ा मतलब था, यूरिक एसिड वगैरह बढ़ गया या फिर डायबिटीज़ हो गया ये सब, तो पापा की हेल्थ ख़राब होने लगी थी। तो उस वजह से उनके काम पे फ़र्क पड़ता था, क्योंकि पापा सेल्फ एम्प्लॉय थे, पापा ने जॉब नहीं करी कहीं पे, पापा सेल्फ एम्प्लॉय ही रहे हैं और मतलब खुद के दम पे ही करना था, तो खुद के दम पे करा, सारी चीज़ें करी। और जब थोड़ा हेल्थ ने साथ नहीं दिया तो थोड़ा सा बेड वेड भी पकड़ने लग गए थे, तो उस वजह से थोड़ा फ़र्क पड़ता था, तो इनकम वगैरह ज़ीरो भी हो गई थी। तो मैंने वो सिचुएशंस देखी हैं कि मैं अवॉइड करता था किसी भी बच्चों के ग्रुप में रहना, कि वो लोग घूमने जा रहे हैं, ठीक है, अब घूमने जा रहे हैं तो वो सारी चीज़ों में मैं टाइम नहीं दे सकता था कि। और उस टाइम पे ऐसे होता है ना कि जब, और दिल्ली में तो होता ही था कि बच्चे 10th में आए हैं, 9th-10th में आए हैं, तो उन्हें हुक्का बार जाना है, हुक्का लॉन्च जाना है, कि भाई नई नई चीज़ देखी है, तो दिल्ली में काफ़ी चलता था।
उस टाइम तो कि भाई हुक्का पीने जाना है। अब तो हर क्लब में हो गया, पर उस टाइम पे प्रॉपर हुक्के के लॉन्च हुआ करते थे कि जो सिर्फ स्पेशली बच्चे ही बने रहते थे, पर हुक्का पीने जाना है। तो मैं वो चीज़ अफोर्ड भी नहीं कर सकता था, और मेरे को वो टाइम वेस्ट लगती थी, तो मैं हमेशा ग्रुप से अलग रहा हूँ। और इस वजह से मेरे काफ़ी दोस्त भी कम रहे हैं उस स्टार्टिंग के टाइम से, कि तू आता ही नहीं हमारे साथ। उन्हें लगता है कि हमारे ग्रुप में नहीं है तो हमारे साथ नहीं है, कि मस्ती नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। तो मेरे को ये था यार, मेरे को सिचुएशंस दिखती थी घर की कि यार नहीं सही है, मेरे को अभी जो चीज़ मेन ज़रूरी है उस चीज़ पे फोकस करना है। तो मेरे घर वाले जैसे तैसे करके जो भी अगर मेरे लिए कर रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी वो पढ़ाई पे पैसा लगा रहे हैं, तो मेरे को अच्छा आउटकम देना है उनको। मैं मतलब जब मैं 16 साल का ही था तब मैंने पहला गाना, मतलब मेरी पहली वीडियो इंटरनेट पे ऐसे फ़ोन रखा हुआ है मैंने, स्पीकर चलाया है एंड मैं बस रैप कर रहा हूँ, और वो मैंने डाली हुई है। तो वो डिस्कवर होने लग गई थी अपने आप ही लोगों से। और 1 मिनट रैप चैलेंज था रोहन करेप्पा भैया का, उसमें मैंने सबमिट करी थी, तो उसमें 3rd रैंक मिली थी मेरे को कुछ। तो वो मेरी पहली वीडियो थी इंटरनेट पे, और वहाँ से लोग थोड़ा जानने लग गए थे। तो सीन में वहाँ से थोड़ा ऐसे हो गया कि अच्छा ये नया लड़का है, 16 साल का लड़का है, और ऐसे ऐसे रैप करता है और कितना बढ़िया करता है ऐसे करके। और फिर मैंने पहला मैंने गाना डालने का सोचा पूरा, तो मैंने फ़ोन पे ही रिकॉर्ड करा था। और मतलब वो वीडियो मेरे पापा ने फ़ोन से शूट करी हुई है। सही। हाँ, तो सपोर्ट रहा है उनका, पर ऐसे रहा है कि मतलब वो सिक्योर तो फील करें एटलीस्ट। तो उन्हें दिखा कि यार चलो लड़का कर रहा है, पहली वीडियो डाली, लोगों से प्यार मिल रहा है, यूट्यूब पे प्यार मिल रहा है, ऐसे ऐसे करके। तो उन्हें लगा कि चलो ठीक है, कर रहा है, करने देते हैं, हॉबी तो है, साइड बाय साइड पढ़ तो रही है, करने देते हैं। फिर कोविड में कुछ करने को था नहीं, स्कूल नहीं जाना, ये नहीं करना, मैं म्यूज़िक करने लगा फुल टाइम, पूरा इधर उधर जाने लगा, जमना पा रही है वो जाने लगा, रैप करने लगा, थोड़ा जानने लगे। फिर रफ्तार भैया का उस टाइम पे वीडियो कॉल आया था एक, कोई गाना सुन के, मैं 16 साल का ही था। तो पापा से उन्होंने बात करी थी कि मतलब आपका लड़का बढ़िया कर रहा है ऐसे करके, यंग ब्लड ऐसे करके। तो पापा को थोड़ा ऐसा हो गया कि जैसे जिन्हें हम टीवी पे देखते हैं वो प्रेज़ कर रहे हैं कि हाँ, अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हाँ लड़का कर रहा है तो कुछ तो कर रहा है बढ़िया। हाँ। तो फिर उसके बाद से वो पूरा कि हाँ तू कर, कोई बात नहीं, सपोर्ट आ गया। हाँ, फुल सपोर्ट आ गया। तो मैं मतलब मेन चीज़ यही होती है, मैं ये सुनता हूँ ना बच्चों से कि मतलब जो मेरे साथ के बच्चे होते हैं, मेरी एज के बच्चे होते हैं सारे, तो ये सुनता हूँ कि यार पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते भाई, हमें भी रैप करना है, आते हैं काफ़ी DMs वगैरह। तो मतलब मैं ये सोचता हूँ कि पेरेंट्स गलत थोड़ी हैं इसमें पेरेंट्स की गलती नहीं है। आप उन्हें रिजल्ट्स दिखाओगे तो वो भी मतलब वो भी खुशी रहेंगे। उन्होंने तो आपकी सिक्योरिटी चाहिए, उन्हें वो आपके लिए सोचते हैं। वो किसी को ये थोड़ी है कि ज़बरदस्ती पकड़ के कि नहीं तो यही कर, वो भी आपकी खुशी चाहते हैं, इसलिए वो आपको बेसिकली चेतावनी देते हैं, अवेयर करते हैं जितना भी उनका एक्सपीरियंस है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, कि यार म्यूज़िक, ये गाना बजाना वगैरह कैसे, इसमें करियर कैसे बनाएगा, इसमें करियर नहीं बनते, क्योंकि उन्होंने देखे होते हैं कि काफ़ी सारे फेल हो जाते हैं और फिर नहीं सक्सेसफुल हो पाते। तो या फिर स्टीरियोटाइप्स होते हैं काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ अपन दोनों की। मैं फर्स्ट टाइम पता कैसे चला कि पैराडॉक्स है कौन। हाँ, ठीक है, मैंने गाना सुना जादूगर राइट। और जादूगर इसलिए सुना क्योंकि एक तो गाना बहुत बढ़िया है, मेरा अभी तक फेवरेट। आई थिंक वो सबसे ज़्यादा स्ट्रीम्ड भी गाना वही है ना, जादूगर ही। मतलब अभी तक दोनों हसल का सीजन मिला के सबसे ज़्यादा स्ट्रीम्ड गाना वही है, और मेरा अभी तक सबसे ज़्यादा स्ट्रीम्ड गाना वही है। दोनों हसल के सीजन मिला के भी सबसे ज़्यादा स्ट्रीम गाना वही, मतलब जितने भी गाने निकले हैं हसल 1 में और हसल 2 में, उन सबसे ज़्यादा स्ट्रीम गाना जादूगर है। सही, तो मतलब सही गाना चुना मैंने। तो मैं सोच रहा था कि यार मतलब तुम्हें तो हमारा ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए, क्योंकि मेरी ब्रांड है जादूगर, दैट्स माय फैमिली बिजनेस। ओके। मेरे पापा ने स्टार्ट करी थी आज से 20-30 साल पहले, जादूगर डिटर्जेंट नाम से। हाँ, और वो जादूगर मतलब मध्य प्रदेश में डिटर्जेंट है, काफ़ी चलता है। क्या बात है। तो भाई तो ऐसे मतलब फर्स्ट टाइम मैंने सुना जादूगर, ये अपने ही गाना है भाई, अपने पोस्टर बॉय अपने लिए बनाना था यार, ये अपने लिए बनाना था गाना। मैं काफ़ी सीरियस हो गया था गाने, क्योंकि मुझे बड़ा पसंद आया, तो इट्स वन ऑफ द फेवरेट्स। फिर उसके बाद मैंने सुना तुम्हारा रिहाई, वो भी बहुत चला, सेकंड मोस्ट स्ट्रीम। अच्छा सही, मतलब मैं सारे पॉपुलर गाने सुने, अंडररेटेड नहीं सुने। अभी एक रिसेंटली सुना हंसती रहे रिसेंटली रिलीज्ड है वो। हाँ, मतलब मेरा लास्ट रिलीज है वो, EP जो EP चल रही है उसका, तो मैं फॉलो करता हूँ। हंसती रहे सुन लिया, मतलब थैंक यू भाई, थैंक यू। मैंने भी देखे हैं भाई आपके बहुत पॉडकास्ट देखे हैं, बढ़िया फुल बिंज वॉचिंग करी हुई है मैंने। सही, तो मतलब एकदम मोड सेट है। कौन सा सबसे फेवरेट लगा तुम्हें पॉडकास्ट सबसे अच्छा? अभी तो मतलब रिसेंटली तो मेरे को हनी पाजी वाला बढ़िया लगा, जो लास्ट अभी तक जो मैंने देखा। बहुत कंट्रोवर्शियल पॉडकास्ट हो गया यार। क्यों ऐसा कंट्रोवर्शियल हो गया वो यार? मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि मैं इस दुनिया से नहीं हूँ, तो मुझे बताओ। बेसिकली क्या है ना कि ये लोग अपार्ट हो रखे हैं,
मतलब माफिया मुंडीर जो मैं बात कर रहा था स्टार्टिंग में, तो ये लोग अपार्ट हो रखे हैं काफ़ी टाइम पहले से। कौन था माफिया मुंडीर में, कौन कौन लोग थे? माफिया मुंडीर मतलब हनी हनी बाजी पाजी ने स्टार्ट करा बेसिकली, ठीक है। और हनी पाजी मेट बादशाह भैया, तो इन दोनों ने मिलके काम करना चालू करा। फिर 3 दिल्ली के लड़के, ठीक है, 3 दिल्ली के लड़के जो फुल एकदम पैशनेट है, तो वो मतलब तीसरा कौन था? हनी बाजी, बादशाह भैया? नहीं, इन दोनों के अलावा 3 और लोग। अच्छा। तो बेसिकली 5 लोगों का था माफिया मुंडीर। हनी पाजी, बादशाह भैया, रफ्तार भैया, इक्का भैया और लिल गोलू भैया। तो ये जो 3 थे, इक्का भैया, रफ्तार भैया, लिल गोलू भैया, तो इनका अलग क्रू था अपना। तो इन्हें डिस्कवर करा, मतलब इन्होंने, हनी पाजी ने डिस्कवर करा, फिर स्टूडियो बुलाया। इक्का पाजी ने बताया काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में, हनी पाजी ने भी बताया काफ़ी बार। तो ये लोगों ने साथ में काम करना चालू करा। तो फिर इक्का भैया ने छोड़ा सबसे पहले, आई गेस, माफिया मुंडीर। फिर ये लोग अपार्ट हो गए, कुछ आपस में नहीं बनाया जो भी हुआ। तो दे चोज डिफरेंट पाथ्स कि अब हमें ऐसे करना है। तो काफ़ी लड़ाइयाँ हुई हैं इनकी आपस में ना, तो इसलिए इतना कंट्रोवर्शियल हो गया वो। और हनी बाजी मतलब ये लोग इतना बात करना पसंद नहीं करते हैं माफिया मुंडीर के बारे में, क्योंकि क्या होता है ना कि मतलब एज एन आर्टिस्ट अब वो लोग भी इतने बड़े हैं, इतने मैच्योर हैं यार, कि अब वो बात होएगी, पर अब उससे रिलेटेड उनके दिमाग में फ़िलहाल कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। तो इसलिए वो बात करना नहीं चाहते कि यार ठीक है, जो अपना कर रहा है अपना बढ़िया कर रहा है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अभी रिसेंटली हनी बाजी स्पोक अबाउट इट। उन्होंने माफिया मुंडीर के बारे में कभी बात नहीं करते थे वो, पर फाइनली उन्होंने कुछ बोला उस पर, तो वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल बोला। और थोड़ा सा ऐसे था कि तो इसमें क्या कंट्रोवर्शियल पार्ट था, मतलब मुझे समझ नहीं आया जेन्युइनली, क्योंकि मैं इन सब में बहुत न्यू हूँ और मैंने पूछा, मैं तो रिसर्च करके मैं इंटरेस्टेड था। बेसिकली हनी पाजी ने ये बोला था इंटरव्यू में कि आप अगर मेरे नाम के साथ पाजी नहीं लगा सकते तो आप मतलब आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो हायरार्की। हाँ, माफिया मुंडीर का फर्स्ट रूल था माफिया का, हाँ, कि रिस्पेक्ट द हायरार्की। हाँ, तो आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। तो मतलब आई डोंट नो, मैं इस पे अपना कुछ व्यू नहीं रखना चाहूँगा, क्योंकि मैं बहुत छोटा हूँ इन सब चीज़ों के लिए। उनका मतलब मेरे को तो सबके लिए बराबर की रिस्पेक्ट है, क्योंकि मैंने सीखा है उनसे, मैंने उनका म्यूज़िक फॉलो करा है। मेरे को उनके पर्सनल चीज़ों का मेरे को नहीं इतना मालूम, बट इस चीज़ से रफ्तार भैया को नहीं अच्छा लगा ये वाली चीज़ कि उन्होंने ऐसे पब्लिकली बोला। और इक्का भैया ने भी अभी रिसेंटली उन्होंने जो शायद एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में बोला है कि अगर हनी पाजी को इस चीज़ से दिक्कत थी तो डायरेक्ट कॉल कर सकते थे, या उन्हें पर्सनली बात कर सकते इतने थे, जानते थे तो आपस में बात कर लेते। तो बेसिकली हनी पाजी ने उनको ही डायरेक्ट करा था कि रफ्तार पाजी को, कि रफ्तार पाजी बात कर रहे थे तो सिर्फ नाम लेके बात कर रहे थे, तो उन्हें वो चीज़ हो गया कि मतलब पाजी लगाओ नाम के आगे, रिस्पेक्ट द हायरार्की, जो उनकी थिंकिंग है। तो मतलब वो पर्सनल, वो पर्सनल है सारा, चले गया। हाँ, तो इस वजह से कंट्रोवर्शियल हो गया। तो काफ़ी ट्वीट्स हुए रफ्तार भैया की तरफ से ऐसे करके, इस वाली चीज़ के बाद काफ़ी सारे ट्वीट्स हुए, काफ़ी उन्होंने तो काफ़ी फन वे में काफ़ी कंट्रोवर्शियल बना दिया इसे प्रॉपर। तो वही है कि मतलब पर्सनली माफिया मुंडीर से रिलेटेड कंट्रोवर्सीज मैं एंजॉय नहीं करता हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि मेरा थोड़ा सा ऐसे कनेक्ट है ना कि यार मैं चाहता हूँ कि, और इतने सारे फैंस है ना, पूरा इंडिया चाहता है कि माफिया मुंडीर वापस आए। आप ये सोचो, ये 5 नाम जो मैंने लिए हैं अभी, ये 5 नाम अगर मिलके काम करने लग जाए, ठीक है, तो आज क्या 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 नहीं हो सकता। मतलब इंडिया का कितना नाम हो जाएगा, इन सब की फैंडम अगर साथ में जुड़ जाए, समझ रहे हो, कि माफिया मुंडीर वापस आ जाए अगर, तो बहुत कुछ बदल जाएगा और मतलब बहुत रिवोल्यूशनरी हो जाएगा दोबारा से, कि वैसा काम ही नहीं निकल पाएगा सब, क्योंकि सब बेस्ट हैं, सब बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं, और वो अगर साथ में कुछ करेंगे तो फिर उससे बढ़िया तो कुछ होएगा ही नहीं। तो बहुत लोग चाहते हैं कि माफिया मुंडीर वापस आए, पर अब ये वापस कंट्रोवर्सी हो कि बीच में काफ़ी कुछ सही होता दिख रहा था, ये सारे आपस में दिखने लग गए थे। एक पार्टी में हनी पाजी बादशाह भैया दोबारा साथ दिखे, ठीक है, रफ्तार भैया बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि हाँ अभी सब सॉर्टेड चल रहा है, मेरी बात हुई थी, वी स्पोक ऐसे करके, और इक्का भैया, गोलू भैया, ये तो काम कर ही नहीं है साथ में। तो ऐसे हो गया था कि यार चलो ये दोबारा रीयूनाइट हो रहे हैं, सबको इंटरेस्टिंग लग रहा था, सब लोग वर लाइक कि चलो कुछ तो हो सकता है साथ में, कुछ होप थी। पर अब इस कंट्रोवर्सी के बाद वापस से वो सारी ना होप टूट गई।
तो मेरे को मतलब एज अ पर्सनली माफिया मुंडीर फैन मेरे को नहीं अच्छा लगता ये सारी कंट्रोवर्सीज होती हैं। तो पर अब क्या कर सकते हैं, उनके तो लोग अपने मुझे अपने तो नहीं take बुरा है। मान रहे भाई, मैंने कुछ नहीं किया पता चले हाँ, नहीं, कि मेरे आपको- पॉडकास्ट से स्टार्ट हुआ, मैंने सारे फैंस का खत्म करवा दी। मैंने नहीं पता, मुझे तो पता भी नहीं है। हाँ नहीं आपको नया आपको नया तो कोई है। बोल भी नहीं रहा। पता चले नई कहानी स्टार्ट कर दी कि इसके पॉडकास्ट पे कहानी स्टार्ट हुई। नहीं भाई मैंने नहीं किया। नहीं बट आई एम मतलब पर्सनली मैं भी काफ़ी लोगों का फ़ैन हूँ हाँ इन सब में से। मैंने मतलब आई थिंक हनी सिंह के तो खैर यो हनी सिंह तो आपने इंडिया हनी में बाजी के term सारे है। सुने हैं, तो हाँ, कहीं ना कहीं भाई। आपने सबको सुना है। एक बात बताओ, एक फैक्ट है जो मैंने पढ़ा कि बादशाह भाई ने आपको एक जैकेट गिफ्ट किया था, हाँ वो तुमने फर्स्ट एपिसोड पे ही पहना। फर्स्ट एपिसोड पे नहीं पहना था मैंने, वो मैंने अपने लाइफ के पहले शो पे पहना था। ओके, फर्स्ट शो पे पहना था। तो उन्होंने मेरे को वो जैकेट दिया था, मतलब काफ़ी ओवरवेलमिंग था मेरे लिए, जैसे मैंने बताया कि मैं कैसे आइडियलाइज करता हूँ उन लोगों को। तो काफ़ी मेरे लिए वो बहुत कीमती था, मतलब बहुत संभाल के रहा। वो एक बार मैंने शो पे पहना, उसके बाद मैंने पहना ही नहीं। वो तभी पहना था, उसके बाद मैंने पहना ही नहीं है, कि वो संभाल के रखा हुआ है कि वो चीज़ मेरे लिए वो एक इंडिकेशन है कि मैं सही डायरेक्शन में हूँ। एक तरीके से मैं उस चीज़ को ऐसे लेता हूँ कि मैं सही डायरेक्शन में हूँ, और मेरे लिए काफ़ी कीमती सी चीज़ है वो। तो मेरी लाइफ का पहला शो था, मतलब BPIT दिल्ली में करा था मैंने। तो सबसे पहला शो दिल्ली में ही करना था मेरे को, और सबसे पहला शो मेरे को बड़ा करना था। तो तब तक मैंने कोई शोज़ नहीं करे थे। काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आई थी अंडरग्राउंड में भी, कि यहाँ ऐसे छोटे मोटे गिग्स वगैरह थे, तो पेड नहीं होते थे वो। तो मैंने कहा था कि यार मैं फ्री में क्यों करूँ कोई शो, मेरे को पता है कि पैसे मिलते हैं शो करने के, तो मैं वही शो करूँगा जिसमें मेरे को पैसे मिलेंगे। तो मैं रुका हुआ था। तो मतलब पहली चीज़ भी करनी है तो बड़ी ही करनी है, मेरे को पता है कि मैं क्या डिज़र्व करता हूँ। तो पहला शो करा था, तो तब पहना था कि दिल से पहना था कि यार वही पहन के जाऊँगा। और 18-19 हज़ार लोग आए थे पहले शो पे ही। क्या बात, 18,000 लोग पहले शो पे। हाँ। भाई तुमने फाड़ दिया। हाँ एक बात बताओ, बादशाह भाई की कौन सी, तुमने बहुत क्लोजली काम किया, पूरे शो पे थे, हाँ हाँ राइट, एंड आई एम श्योर उसके बाद बहुत सारे मोमेंट्स हुए होंगे। तो कौन सी कोई बात बोली उन्होंने बहुत तगड़ी जो तुम्हें लग गई कि यार ये मैं हमेशा याद रखूँगा? मतलब उन्होंने वो एपिसोड के दौरान वो एयर भी हुई थी वो बात ना, कि मतलब मेरे दिमाग में सबसे पहले बात वही आई है आपके इस क्वेश्चन से। तो बेसिकली वही है मेरे लिए वही बात, कि उन्होंने बोला था कि तू ना बहुत जल्दी, तू मतलब यू विल बी टू गुड टू सून, कि तू बहुत जल्दी बहुत बढ़िया कर लेगा सारी चीज़ें, और तू ये सारी चीज़ें करके ना ऊब जाएगा, मतलब तू करके छोड़ देगा कि ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, क्योंकि यू आर जस्ट 18। मैं 18 का था जब लास्ट ईयर शो पे था मैं। तो अभी तू 18 का है और तू अभी ऐसे कर रहा है, तो काफ़ी सारी चीज़ें करके तू छोड़ देगा। तो कभी भी ना छोड़ना नहीं, और कभी भी ये चीज़ अपने अंदर नहीं लानी कि ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ऐसे नहीं सोचना। कर लेगा, उसके बाद रुकना नहीं है, अपन इंटरनेशनल जाएंगे। तो उन्होंने ये बात बोली थी। ओके बात बताओ, जैसे तुमने बोला इंटरनेशनल जाना है, हाँ हाँ राइट, बड़ा गेम खेलना है। अब आजकल इंडिया से काफ़ी आर्टिस्ट हैं जो वे मिलने लग गया कि इंटरनेशनल खेल रहे हैं। दिलजीत पाजी है जिन्होंने इंटरनेशनल कोचेला पे मचा दिया। वो आई थिंक इट्स द मोस्ट वॉच वीडियो बाय मोस्ट वॉच स्ट्रीम इन द हिस्ट्री ऑफ कोचेला ऑनलाइन, राइट, मतलब इतना दबा के वायरल हो गया। फिर सिद्धू बाजी है, उनका नाम काफ़ी बढ़ गया था। हाँ जी। राइट, तो डू यू फील कि जो पंजाबी म्यूज़िक कर रहा है, शुभ है, AP डिलन है, जो पंजाबी म्यूज़िक कर रहा है अराउंड द वर्ल्ड, वो हिंदी म्यूज़िक भी कर पाएगा? यू डोंट सिंग इन पंजाबी, राइट? नहीं, आई सिंग पंजाबी, आई सिंग इन 4 लैंग्वेजेस, पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, हरियाणवी। तो किसमें ऐसा लगता है कि हिंदी, मतलब हिंदी कब पहुँचेगा या पंजाबी पहुँचेगा, क्या सीन क्या है? अभी हरियाणवी वेव आने वाली है, अभी हरियाणवी? स्ट्रेट अप। हरियाणवी ना इंटरनेशनल जाएगा? हाँ हिंदी से भी पहले? हाँ। पंजाबी गया तो हरियाणवी जाएगा? अभी पंजाबी वेव भी धीरे धीरे, मतलब मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि कम पड़ रही है या फेड आउट हो रही है, बट हरियाणवी वेव जिस तरीके से बढ़ रही है, तो हरियाणवी वेव काफ़ी बढ़िया जाने वाली है, जोर से आने वाली है। हाँ, क्योंकि और मेरे भी बहुत सारे बढ़िया बढ़िया गाने हरियाणवी में तो बढ़िया फुल पावर करके धीरे धीरे निकलते रहेंगे। तो हसल पे करे हैं मैंने, पंजाबी सॉन्ग्स करे हैं, हरियाणवी सॉन्ग्स करे हैं, और इंग्लिश भी करा, हिंदी भी करा, मैंने चारों लैंग्वेज करे हैं हसल पे। तो जैसे, तो इनसे इंस्पिरेशन लेते हो, जैसे सिद्धू पाजी से इंस्पिरेशन लेते हो? ऑब्वियसली नहीं, मतलब क्या ऐसे कुछ सीखा है स्पेसिफिकली कि यार मतलब उनका कैसे? मेरे को उनके बारे में जब पता चलता है कि वो सारी स्टोरी, जब वो मतलब जब थे भी, मेरे को तब भी मालूम था कि उनकी ये सारी स्टोरियाँ बताते ही थे लोग, कि वो
मतलब ना, मैं वही जो स्टार्टिंग में कह रहा था कि नॉर्थ के लोगों से आपको ये सीखने को मिलेगा ही मिलेगा कि आपको अपने मिट्टी से कैसे जुड़े रहना है। आप जहाँ पे बड़े हुए हो, जिस मिट्टी ने आपको बहुत कुछ करके दिया है, कि जहाँ पे आप बड़े हुए हो, आपको उसे पे बैक कैसे करना है, ठीक है, वो चीज़ सीखने को मिलेगी। तो वो काफ़ी सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, लोग बातें बताते हैं कि वो अपने गाँव के लिए बहुत करते थे, कि जो नेता का काम है वो सिद्धू पाजी अपने अकेले खुद कर रहे थे, कि लड़कियों को स्कूल पढ़ाना, स्कूल भेजना, और जितने भी वहाँ के लोगों की दिक्कत है तो वो सब करना। अभी रिसेंटली स्क्वायर भाई और मेरे एक और भाई हैं तेज भाई, तो उनके ये सारे मतलब गए थे, अभी रिसेंटली गए थे उनके घर पे, तो मतलब उनके देहांत के बाद। तो बता रहे थे कि अंकल बता रहे थे, उनके जो पिताजी हैं, तो पापा जी बता रहे थे कि कोई बाइक से कोई दूध वाला था, तो बाइक वाइक लेके आया हुआ था, तो उसकी चोरी हो गई थी या एक्सीडेंट वगैरह हो गया था, कुछ तो था उसका, तो वो बहुत रो रहा था। तो वो सिद्धू पाजी के घर पहुंचा कि वो रोते रोते फुल रो रहा है कि मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई ऐसे करके, कि मेरा उसका रोज़ी रोटी, वो दूध बेचने वाला रोज़ी रोटी है। और बताया था कि उन्होंने ऐसे ही बहुत प्यार से बोला हुआ था कि किन्ने रुपए दी बाइक सी थोड़ी, ऐसे करके जो भी अपने पंजाबी में बोला उन्होंने। फिर उन्होंने बताया कि भाई इतने रुपए की, ऐसे करके, तो उन्होंने पैसे दे दिए कि ये ले तेरी बाइक के पैसे, ले लियो बाइक, और एक्स्ट्रा इसमें पेट्रोल भरवा लियो, खाना करवा लियो। तो वो बहुत करते थे। तो ये बहुत मेन चीज़ सीखने को मिलती है कि आपके पास है तो आप ज़रूरतमंदों के लिए कर सकते हो, और आपको करना चाहिए। और उनकी मतलब जैसे उनकी सिंप्लिसिटी, कि जैसे वो रहते थे, जो सबको दिखता ही है कि वो जैसे उनका रहना, और इतना नाम होने के बाद भी हम्बल्ड रहना, ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं भाई। कौन, मुझे ये बताओ, इनसाइडर बताओ, क्योंकि तुमने बहुत पढ़ा हुआ है इसके बारे में, राइट? तो इनसाइडर ये है, ये बताओ कि कौन हिप हॉप के वर्ल्ड में सही आदमी है, कौन गलत आदमी है, किसने मतलब दुनिया ने जैसे देखा, बट वो इनसाइडर। जैसे आई हैव हर्ड रूमर्स अबाउट जेजी, कि जेजी और बियॉन्से, मतलब ये रूमर है, मुझे नहीं पता रियलिटी की, नहीं तुम्हें ज़्यादा पता होगा, कि वो बहुत सारे यंग आर्टिस्ट के साथ काम करते हैं, हाँ, राइट? और वो उनको बढ़िया वेकेशन हाउस वगैरह रहते हैं और वहाँ रखते हैं, और उन्हें वहाँ से जाने नहीं देते जब तक उनको गाना नहीं देते थे। मतलब हाँ, ऐसी स्टोरीज तो हैं। अब देखो, हम भी जितना सुनते हैं उतना ही पता होता है हमें। हाँ, अब ज़्यादा रियल में तो किसी को क्या ही मालूम है। हाँ, तो मतलब बैड और गुड के बारे में इतना ज़्यादा तो एज सच हम जितना जो सुनेंगे, जैसे सुनेंगे उस हिसाब से नाम मत बताओ, मतलब आई जस्ट गिव मी एन अगली साइड ऑफ हिप हॉप एंड द गुड साइड ऑफ। हाँ, मैं समझ गया। तो बेसिकली मैं पहले अपना पर्सपेक्टिव बता देता हूँ कि मेरे पर्सपेक्टिव से कौन गलत कौन सही है। आप अपने लिए काम कर रहे हो, आप अपने लिए जो मर्जी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, किसी भी लेवल तक कर रहे हो, उससे अगर किसी दूसरे का नुकसान नहीं हो रहा है तो आप गलत नहीं कर रहे हो, आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हो। और आप अगर छोटी सी भी चीज़ ऐसे कर रहे हो ना जिससे किसी और को नुकसान हो रहा है किसी भी तरीके से, कि अगर सेंटिमेंट्स भी हर्ट हो रहे हैं, जो भी हो रहा है, मतलब छोटी से छोटी चीज़ भी अगर उसके साथ गलत हो रही है तो आप गलत कर रहे हो। तो मेरी ये आइडियोलॉजी है, ठीक है। अब इसमें हिप हॉप में गुड साइड और बैड साइड तो एज सच मेरे दिमाग में फ़िलहाल तो नहीं है, पर मेरे को कुछ चीज़ें हैं जो ऐसी लगती है कि यार ये चीज़ें गलत होती हैं। कि अब जैसे हिप हॉप ऑडियंस है, ठीक है, अब इंडिया में हिप हॉप इंट्रोड्यूस ही बीफ कल्चर की वजह से हुआ है, राइट? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीफ कल्चर ही है हिप हॉप में, कि मतलब हिप हॉप इज़ नॉट ऑल अबाउट बीफ कल्चर। बट डिस नहीं करना है दिन भर। हाँ, मतलब कि ठीक है, जो जहाँ से बीफ चालू हुआ, जो आइकॉनिक बीफ्स रहे हैं, ये अपना आइस क्यूब का डिस रहा है, और जो नो वैसलिन गाना था आइस क्यूब का डिस रहा है, जो ये अपना टूपाक बिगी का बीफ रहा है। तो ये वाले बीफ ना लेजिट हुआ करते थे, मतलब वो फिर उनके मतलब वो सीधा लाइफ पे बात आती थी कि वो मतलब लाइफ और डेथ का खेल हो गया फिर उनके लिए सीधा, कि वो अगर रैप कर रहे हैं तो बहुत इतने रियल चीज़ है, ये वाली चीज़ है। तो ठीक है, मतलब इट्स गुड कि ऐसा कुछ इंडिया में नहीं हो रहा है और वो सिर्फ इंटरनेट तक ही रह जाती है बात। इट्स वेरी गुड, और कभी हो भी तो ऐसा ही रहे, कभी भी ये ऐसा लाइफ और डेथ वाली चीज़ ना आए कभी भी इंडिया में। आई विश फॉर दैट। पर वो चीज़ भी मेरे को ऐसा लगता है ना, काफ़ी सारी चीज़ें अब
बीफ कल्चर हुआ है इंट्रोड्यूस इंडिया में, तो ऑडियंस को ना थोड़ा सा और एजुकेट होने की ज़रूरत है. मैं ये नहीं कह रहा कि उन्हें कुछ नहीं पता, उन्हें सब पता है, पर थोड़ा सा और ओपन होने की ज़रूरत है कि हिप हॉप को थोड़ा और स्पेस देने की ज़रूरत है कि इट्स नॉट जस्ट बीफ एंड डिस ऑल द टाइम. कि रैप आप अपने इमोशन के लिए भी कर रहे हो कि आप जो जैसा फील कर रहे हो, इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए कर रहे हो, राइट, वो भी कर रहे हो. जो बंदा पार्टी कर रहा है और उसके अंदर टैलेंट है तो वो पार्टी पे भी रैप बना रहा है, या फिर वो वैसा म्यूज़िक बना रहा है. तो आप म्यूज़िक को म्यूज़िक की तरह भी ग्रास्प कर सकते हो. ये मेरा ये मेन है कि थोड़ा सा मतलब मेरे को ऐसे लगता है कि यार ये चीज़ें सही नहीं है कि हिप हॉप काफ़ी जो हार्डकोर हिप हॉप ऑडियंस है तो वो सिर्फ मतलब डिस और बीफ एक्सपेक्ट करती है. तो मतलब इट्स नॉट ऑल अबाउट दैट कि ठीक है अपना हार्डकोर हिप हॉप का भी बहुत. पर बीफ और डिस कल्चर ना यूएस में ही बहुत बड़ा है. हाँ बड़ा है उधर, एग्जैक्टली ये पॉइंट तो है कि बड़ा है उधर भी, पर उधर बाकी चीज़ों को भी इक्वली वो है, इक्वली इम्पोर्टेंस है. नो सही है. हाँ. वैसे तो मैंने ना एक मूवी देखी थी 8 माइल. हाँ एमिनेम देखी है. हाँ मतलब अगर हिप हॉप हेड ने 8 माइल नहीं देखी तो क्या. तो एमिनेम में ना उसमें एक सीन आता है लास्ट में जब बैटल होती है इसमें. हाँ हाँ. तो एमिनेम स्टेज पे जाता है और सिर्फ खुद की मार लेता है वो. हाँ सिर्फ सारी बातें पूरे रैप में वो खुद की बेइज्जती करते जाता है और इस हद तक कर देता है कि सामने वाले के बोलने का कुछ होता नहीं. हाँ. पूरी बेइज्जती करके छोड़ देता है. हाँ. एंड द होल डिस गोज ऑन पूरे टाइम तक, बट फिर सामने वाले के पास कुछ बोलने के लिए नहीं होता है क्योंकि वो खुद की बेइज्जती पहले ही कर चुका है. हाँ. राइट, दैट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी विच आई फील. हाँ. कि दुनिया की बेस्ट स्ट्रैटेजी तुम्हें कुछ भी करना हो तो. हाँ. तुम दुनिया के सामने, तुम आर्टिस्ट हो, तुम बिजनेस पर्सन हो, तुम पॉलिटिशियन हो, तुम एंटरप्रेन्योर हो, तुम कुछ भी हो, तुम अगर पब्लिक फिगर हो, दुनिया के सामने बता दो कि भाई ये है मेरी मिस्टेक्स. हाँ. अब इसको तो मैं ओन करता हूँ. बट देयर इज अ वे टू इट. मतलब कि जिस तरीके से एमिनेम ने करा वो चीज़ ने उससे बैटल जितवाई, राइट, कि उसने उसका जो ओपोनेंट है उसे शांत कर दिया. ठीक है, जिस तरीके से करा कि उसने जो भी चीज़ें बोली तो ऐसे बोली हाँ मैंने ये करा है पर मैं कुछ हूँ भी, ये वाली चीज़. तो वो ज़रूरी है, वो बैलेंस ज़रूरी है, वो कॉन्फिडेंस. हाँ वो तरीका. अब वही चीज़ अगर उस एटीट्यूड से नहीं होती और वो एमिनेम वे से नहीं होती वो चीज़, तो फिर वो नई सेंस बनाती. लोगों को लगता है अरे क्या बोल रहा है, ये क्या कर रहा है, पर वो एक फ्लेवर था वो एमिनेम वाला ना, वो एटीट्यूड, वो जो तरीका था, उस चीज़ ने लोगों को ऐसे करा फक ये करा, ये क्या कर दिया, वो चीज़ माइंड फक हुई ना. हाँ तो देयर इज़ अ वे टू इट. ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें सोचने वाली है. पर वो काफ़ी माइक ड्रॉप मोमेंट था. मतलब आई थिंक लाइफ का बेस्ट मोमेंट है कि अपनी सारी वीकनेस सामने रख दो ताकि ओपोनेंट उस पर चल ही नहीं पाए. हाँ. अब मैं सिक्योर हूँ, मेरी वीकनेस है, बोल तेरे को जो बोलना है. लाइक दैट टू मी इज़ अ वेरी गुड पोजिशन. हाँ. अच्छा, लास्ट 2 क्वेश्चन है. एक मुझे ये जानना है कि इसमें यंग आर्टिस्ट कोई अगर आता है तो कैसी चीज़ों से बचे वो, ऐसे क्या गलत प्रैक्टिसेस होती हैं जिनसे यंग आर्टिस्ट बच सकते हैं. मतलब बहुत हर इंडस्ट्री में कुछ गलत होता है, कुछ सही होता है. तो कोई नया आता है तो किस चीज़ से बचे नहीं, क्योंकि तुम लोग बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको इतने अच्छे मेंटोर्स मिलते हैं. हाँ. तुम मतलब यू वर क्लोज टू किंग, यू क्लोज टू बादशाह, ठीक है, आपने बहुत क्लोजली हसल में इतने सारे मेंटोर्स आपके मिले, राइट. तो बहुत लोगों ने आपको काफ़ी सही तरीके की चीज़ें बताई होगी कि भाई ये सही है, ये गलत है. हाँ. हो सकता है बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे साथ भी गलत हुई हो, राइट. तो कैसे यंग लोग बच सकते हैं उससे, और क्या गलत होता है? पहले तो ये बताओ कि सबसे गलत क्या होता है. कि यार नाम मत लेना भले किसी का भी. हाँ मतलब ये चीज़ तो मैं मानता हूँ कि मैं ब्लेस्ड हूँ कि मैं शुरू से ही बड़े लोगों के साथ रहा हूँ. कि मतलब मेरा जितना भी सर्कल रहा है कोई भी मेरी एज का नहीं रहा है मेरी सर्कल में, सब लोग बड़े ही हैं, 3-4 साल तो एटलीस्ट होते ही बड़े हैं. तो उससे मेरे को काफ़ी मतलब जो भी कह लो कि अगर थोड़ी बहुत भी मेच्योरिटी है मेरे अंदर, मतलब 19 ईयर्स के हिसाब से, तो वो सब उन्हीं की वजह से है कि हाँ मैं बड़ों के बीच में रहा हूँ. और गलत का ये हिसाब है कि यंग आर्टिस्ट के लिए गलत जो बहुत बेसिक हो सकता है कि मतलब वो तो होना ही होना है, या ये वाली चीज़ की हो ही सकता है कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है उस चीज़ की कि आप आर्टिस्ट हो, आप गाने बना रहे हो और उस गाने का क्रेडिट कोई और ले रहा है, या फिर उस गाने का आपकी एक्सप्लॉयटेशन, बेसिकली एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एन आर्टिस्ट, ये वाली चीज़ की ये चीज़ होती है. और मेरे साथ भी हुई है कि मतलब 19 ईयर्स के हिसाब से, तो वो सब उन्हीं की वजह से है कि हाँ मैं बड़ों के बीच में रहा हूँ. और गलत का ये हिसाब है कि यंग आर्टिस्ट के लिए गलत जो बहुत बेसिक हो सकता है कि मतलब वो तो हो ही सकता है कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है उस चीज़ की कि आप आर्टिस्ट हो, आप गाने बना रहे हो और उस गाने का क्रेडिट कोई और ले रहा है, या फिर उस गाने का आपकी एक्सप्लॉयटेशन, बेसिकली एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एन आर्टिस्ट, ये वाली चीज़ की ये चीज़ होती है. और मेरे साथ भी हुई है कि मतलब
नाम नहीं लूँगा पर ऐसे रहा है कि मतलब गाना मेरा है, ठीक है, गाया मैंने, आवाज़ मेरी है, ठीक है, नाम भी आ रहा है मेरा, पर किसी तरीके से मैनिपुलेट करके वो गाना कहीं और डला हुआ है, कि मैनिपुलेट करके कि मैं कुछ भी नहीं देखा हुआ है मैंने, मेरे को नहीं पता क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसका रेवेन्यू नहीं पता मेरे को, कि आज तक मेरे पास 1 रुपया नहीं आया उसका, और वो मिलियंस में है व्यूज़, मिलियंस में स्ट्रीम्स हैं, मेरे पास 1 भी रुपया रेवेन्यू नहीं आया है, उसका कुछ रिटर्न नहीं मिला है अच्छा, और जो भी एक्सपोजर की बात होती हैं कि ये एक्सपोजर मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो नहीं हुआ है। बट मैं इसको इस तरीके से लेता हूँ कि मेरे मतलब जो मेरी जर्नी में, कि मैं अपना ही बता सकता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि उस वजह से मेरे को काफ़ी नॉलेज मिली है। कि जब मेरे को पता चला कि ये चीज़ गलत है तो मेरे को नॉलेज मिला कि हाँ ये चीज़ें ऐसे ऐसी होती हैं, कि बेसिकली स्ट्रीमिंग कोई चीज़ होती है। मेरे को पता चला कि मेरे को जब पता चला मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे को स्ट्रीमिंग के पैसे नहीं मिल रहे, मेरे को पता चला ओह स्ट्रीमिंग से पैसे आते हैं, स्ट्रीमिंग ये चीज़ होती है, ऐसे गाने चढ़ाए जाते हैं स्ट्रीमिंग पे, स्ट्रीमिंग क्या होती है, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं, DSPs क्या होते हैं, ये सारी चीज़ क्या होती है, वो सब नॉलेज मिली है मेरे को। तो थैंकफुली मतलब इतना ज़्यादा बुरा नहीं हुआ है मेरे साथ, मतलब इट वॉज जस्ट 2-3 सॉन्ग्स, और वो तो कोई नहीं, स्टार्टिंग के टाइम पे वो ज़रूरी थे, उस वजह से मेरे नेटवर्क्स अच्छे बने, मेरे को अच्छे लोग मिले, मेरे को मतलब काफ़ी कुछ सीखने को मिला। पर यही होता है ज़्यादा से ज़्यादा कि आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप यंग हो, आप नए आए हो, आपको बस अपने ऊपर भरोसा रखना है, आपको किसी की बातों में नहीं आना, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही होता है कि अगर आप में बहुत अच्छा टैलेंट है ना, और लोगों को पता है कि आपसे पैसे बन जाएंगे, क्योंकि उन्हें बिज़नेस पता है, आपको एज एन आर्टिस्ट नहीं पता है बिज़नेस। आप जब इंडस्ट्री में आते हो तब आपको बिज़नेस पता चलना चालू होता है। तो अब जैसे मेरे को भी अब धीरे धीरे मैं सीख रहा हूँ काफ़ी सारी चीज़ें, मेरे को काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता चल रहा है, और ये चीज़ें ऐसे वर्क करती हैं, जो चीज़ें पहले ऐसे लगती थी कि यार ये तो कितना कूल चीज़ है, वो पता चल रहा है ओह ये तो ऐसे करवाई भी है, ये चीज़ें ऐसे होती हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे पर्दे होते हैं जिन पे जो हटते हैं बाद में धीरे धीरे जब आप एक्सपीरियंस करते हो। पर सबसे बेसिक रूल अपना आप ये बना सकते हो कि आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए मतलब बड़ा बनने में या फिर आगे कुछ भी करने के लिए, कि आपको किसी को ऐसा नहीं फील कराना कि वो ये सोच रहा है कि यार हाँ इसे तो मेरी ज़रूरत है, मैं इससे काम करा लेता हूँ और अपना फ़ायदा कर लेता हूँ, ये वाली चीज़ है। तो आपको बस अपने ऊपर भरोसा रखना ज़्यादा ज़रूरी है। और मोस्टली जो बहुत बेसिक चीज़ है यही होता है कि आप अगर आर्टिस्ट हो, म्यूज़िक आर्टिस्ट हो, तो आपकी जो आर्ट है, आपका जो प्रोडक्ट है, उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है। अब इससे बेसिक तो और कुछ हो ही नहीं सकता, तो ये तो होता ही है। तो वो चीज़ आपको बस ध्यान रखनी होती है एज ए यंग आर्टिस्ट, कि आप अपने ऊपर भरोसा रखो कि आप किसी ना किसी तरीके से वे निकाल ही लोगे। और स्टार्ट कर रहे हो तो आप खुद से कोशिश करो कि सारी चीज़ें आप खुद हैंडल करो। कि लाइक मैं जब मैं था 16 साल का, तो मैं ये नहीं सोचा कि यार गाना कैसे बनाऊँ, मेरे पास तो माइक नहीं है, गाना कैसे बनाऊँ, मेरे पास स्टूडियो नहीं है। फ़ोन था मेरे पास, जो भी जैसा भी रिसोर्स है, मैंने कहा फ़ोन से भी रिकॉर्ड हो सकता है, स्टार्ट तो करूँ। मेरे को पता है मेरा टैलेंट अच्छा है, अगर वो नॉर्मल अगर वीडियो बना के भी लोग डिस्कवर करके लोगों से प्यार दे सकते हैं, तो मैं कैसे भी कर लूँगा, मेरे को ये भरोसा था। तो मैंने सारी चीज़ें खुद सीखी, खुद लर्न करी, यूट्यूब पे सर्च करके, गूगल पे सर्च करके। आजकल इंटरनेट भाई किसी गुरु से कम नहीं है, आपको सब कुछ मिल जाएगा उधर, अगर आप अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाओ तो आपको सब कुछ मिल जाएगा उधर। तो वही है कि आप सीख सकते हो सारी चीज़ें, आप कर सकते हो कि खुद हैंडल करो सारी चीज़ें, कि कैसे यूट्यूब पे अपलोड करना है, उस चीज़ों के बारे में जानो, गूगल एडसेंस वगैरह के बारे में, रेवेन्यू के बारे में, टेक्निकल टर्म्स के बारे में, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से गाना कैसे चढ़ाना है, काफ़ी सारी साइट्स होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन साइट्स होती हैं। तो मतलब डू इट योरसेल्फ, आप पहले खुद चालू करो, फिर किसी पे रिलाय करो, क्योंकि आपको पता होगा, आपको नॉलेज मिलेगी उससे कि हाँ ये काम ऐसे हो रहा है। वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, नॉलेज ज़रूरी है। ओके, लास्ट क्वेश्चन था, मेरे को बताओ इंटरनेशनल इंस्पिरेशन कौन है? इंटरनेशनल इंस्पिरेशन कि ज़्यादा गॉड लेवल भाई ये है अल्ट्रा, मतलब आर्टिस्टिकली, मतलब एज राइटिंग वाइज लिल वेन। ये लिल वेन के फैंस इतने क्यों हैं? किंग लिल वेन का फ़ैन है, योर लिल वेन फ़ैन, MC स्टैन वाज लिल वेन फ़ैन। क्या है लिल वेन में? मतलब जितने रैपर्स आते हैं सब लिल वेन नाम लेते हैं, क्योंकि मतलब अगर हिप हॉप हेड, मतलब उस इंसान की करियर जर्नी वो 30 साल तो सिर्फ उसको रैप करते करते हो गया। ये सोचो आप कि कोई 30 साल तक भी रेलिवेंट कैसे रह सकता है,
कि आज के बच्चे भी लिल वेन सुन रहे हैं और उनके जो पापा, उनके जो फादर रहे हैं या ग्रैंड फादर रहे हैं वो भी लिल वेन सुनते थे। ये वाली चीज़ सबसे बड़ा फैक्टर है। और दूसरी चीज़ बहुत सारे फैक्ट्स हैं। वन ऑफ द फैक्ट्स इज़ कि वो कभी लिखते नहीं हैं अपना रैप, ठीक है, कि मतलब वो फ्री स्टाइल करते हैं हमेशा, कि मतलब लिखते नहीं है, ही जस्ट मतलब ऑफ द डोम, की मतलब ऑफ द टॉप, कि वो रैप कर रहे हैं प्रॉपर बीट पे और उसी को आगे पीछे करके दोबारा रीस्ट्रक्चर करके रैप कर दिया, लिखना नहीं है। तो ये एक, तो जितने बड़े बड़े रैप्स हैं लिल वेन के, उन्होंने कुछ भी लिखा नहीं। हाँ, ये स्टेटमेंट रही है और ऐसा लोग प्रूवन बताते हैं, मतलब जो भी उनके साथ किया। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। दूसरी चीज़, मतलब उनकी यूनिकैलिटी, एक टेक्सचर अलग है, एक एटीट्यूड अलग है, एक वो रेलिवेंसी वाला फैक्टर कि इतने साल तक भी रेलिवेंट है बंदा और आज भी ऐसी ऐसी बार्स, मतलब ऐसी ऐसी बार्स जो बंदा सोच भी नहीं सकता, इतना चटकी आदमी है वो। तो एक तो इस चटकी तो है। हाँ हाँ, तो ये इस तरीके से। दूसरी चीज़ अपना, अगर वैसे कहो ऑल ओवर कि मतलब एज अ पर्सनैलिटी और एज अ मतलब सारी चीज़ें मिला के, तो एमिनेम मतलब कभी भी गॉड लाइक है भाई, वो तो Always. अलग अलग। एमिनेम की मतलब वैसी चीज़ करनी है। कूल यार, मतलब काफ़ी कॉन्वर्सेशन बढ़िया हुई। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू फॉर हैविंग मी भाई। वैसे मैंने स्टार्ट ऐसे करना था, वेलकम टू फिगरिंग आउट पैराडॉक्स, बट आखिरी में कर रहे हैं हम ये। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड टिल दी एंड। आप हमें कमेंट्स में बताइए कि ये क्या आपको गेस्ट अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा तो कौन से ऐसे गेस्ट थे जिनको हम लेके आएँ, और अगर अच्छे लगे तो इनके जैसे और कौन कौन है हम जिनको लेके आएँ, उनसे क्या क्वेश्चंस पूछें, ये सब हमें कमेंट्स में बताओ, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें हेल्प करते हैं कि हम आपको बेटर वैल्यू कैसे दे सकें। अंटिल द नेक्स्ट एपिसोड, कीप फिगरिंग आउट। एंड ये एपिसोड किसी एक इंसान से शेयर करना मत भूलना जिसकी लाइफ में इससे चेंज आएगा, क्योंकि एक कॉन्वर्जेशन बहुत सारे आइडियाज़ देती है। एंड उन बहुत सारे आइडियाज़ में से अगर एक आइडिया भी पकड़ लिया ना, तो आपकी, मेरी, आपकी फैमिली की, आपकी कम्युनिटी की, इस कंट्री की पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द शो। अंटिल द नेक्स्ट एपिसोड, कीप फिगरिंग आउट।